नमस्कार, मैं RS चौहान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं अपने नए वीडियो में। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान जी की रियल फाइल। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि NAC की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 1 जुलाई को कोलकाता में संपन्न हो चुकी है। इसमें आगे के क्या क्या कार्यक्रम होंगे उस बारे में भी आपको मैंने बताया था कि मीटिंग में 5 प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें पहला प्रस्ताव था जुलाई से अगस्त तक संसद का मानसून सत्र चलेगा और उस समय दिल्ली में ज़बरदस्त प्रदर्शन करना है, जिससे दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान के सभी पेंशनर्स मिलकर प्रदर्शन करेंगे। दूसरा, एक निश्चित तारीख तक तय की जाएगी, उस दिन पूरे देश के EPFO कार्यालयों पर ताले लगाए जाएंगे। यानी कि जितने भी EPFO कार्यालय हैं उन सभी पर ताले ठोक दिए जाएंगे, उनको बंद किया जाएगा। तीसरा प्रस्ताव, जुलाई महीने में ही CBT की बैठक होने की पूरी संभावना है, तो उसमें CBT के सभी 43 सदस्यों का घेराव किया जाएगा, उनके कार्यालय में घुसने नहीं दिया जाएगा और अगर वो अंदर होंगे तो उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। मतलब यह है कि उनको काम करने नहीं दिया जाएगा। चौथा प्रस्ताव, आमरण अनशन करने का है, उसमें उसकी पूरी तैयारी की जाएगी और कहाँ कहाँ और करने हैं, एक जगह करना है या अलग अलग करने हैं, या फिर जिस तरह भी आंदोलन किए जाएंगे, धरने, वो आमरण अनशन, उसकी आगे समिति आपको बताएगी। उसके बारे में आगे सूचना दी जाएगी कि किस तरीके से करना है। और दोस्तों, पांचवा प्रस्ताव बहुत ही मार्मिक था, यानी कमांडर अशोक रावत स्वयं आत्मदाह करेंगे। अगर इन 4 कार्यक्रमों से भी पेंशन नहीं बढ़ती है, सरकार नहीं सुनती है, तो एक निश्चित जगह तय की जाएगी, वहां अशोक रावत जी सबसे पहले आत्मदाह करेंगे। ये उन्होंने स्वयं को EPS 95 पेंशनरों के हवाले कर दिया है। दोस्तों, अब आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कार्यकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने अपने लगभग 8 करोड़ एक्टिव सदस्यों से संबंधित नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, और जो सबसे अहम है वह है 12% PF अंशदान सिर्फ 15,000 प्रतिमाह की वेतन सीमा तक ही अनिवार्य है, और इसमें ज़्यादा अंशदान अब स्वैच्छिक माना जाएगा। यानी देखिए, इन्होंने जो नियम चेंज किया है, जो आपको मैंने बताया था कि गजट इन्होंने जारी किया 29 जून को, तो जो गजट 83 पेज का इन्होंने जारी किया था, उस गजट में ये प्रावधान भी किए गए हैं कि अब आप अपनी मर्जी से लिमिट से ज़्यादा PF में अंशदान कर सकते हैं। यानी अगर आप बुढ़ापे के लिए ज़्यादा बचत करना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं, और जो आप बजट करेंगे, जो आप अंशदान स्वैच्छिक करेंगे, उसको स्वैच्छिक माना जाएगा। इससे कर्मचारियों को यह तय करने के लिए अधिक आज़ादी मिलेगी कि वह अपनी सैलरी का कितना हिस्सा अपने PF खाते में जमा करना चाहते हैं। EPFO रूल 2026 में संगठन ने अनिवार्य PF कंट्रीब्यूशन के रूप में 1800 की लिमिट को बरकरार रखा है। इसलिए अब 1 लाख प्रतिमाह का मूल वेतन पाने वाले कर्मचारियों को EPF के तहत भविष्य निधि में सिर्फ 1800 रुपये योगदान देना होगा, जबकि ऐसे कर्मचारी जो रिटायरमेंट के लिए अधिक बचत करना चाहते हैं वह अनिवार्य राशि से अधिक, यानी जो 1800 रुपये लिमिट रखी गई है उससे अधिक योगदान कर सकते हैं। यानी कि आप स्वेच्छा से 1800 तो है ही है, और अगर आप चाहते हैं कि बुढ़ापे में ज़्यादा पैसा हमें मिल जाए और हमारी रोजी रोटी ठीक से चल जाए, तो उसके लिए सरकार ने पूरी छूट आपको दे दी है।
आप 1800 के अलावा 1000 रुपये एक्स्ट्रा करना चाहते हैं 1000 रुपये कर सकते हैं, 1500 करना चाहते हैं 1500 कर सकते हैं। यानी जितना आप एक्स्ट्रा और करना चाहते हैं वो आप बचत कर सकते हैं। लेकिन इसको स्वैच्छिक माना जाएगा, यानी इस पर सरकार अपनी तरफ से योगदान नहीं देगी, ना नियोक्ता देगा, क्योंकि नियोक्ता जो योगदान देता था वो 12% ही देगा, और जो आप एक्स्ट्रा जमा करेंगे उस पर नियोक्ता की मर्जी है वो दे या ना दे, लेकिन आपका एक्स्ट्रा जमा हो जाएगा। इसको स्वैच्छिक माना जाएगा। यह अनिवार्य और अतिरिक्त पीएफ कंट्रीब्यूशन के बीच स्पष्ट अंतर दर्शाएगी। कम या खत्म कर सकेंगे, यानी इसको आप कुछ समय के बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई मैंने अब जितने जमा करने थे कर दिए, अब इसको मैं बंद करना चाहता हूँ, यानी जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे थे 1000 रुपये महीना मान लीजिए आप एक्स्ट्रा दे रहे थे 1800 के अलावा, या आपका 1250 कटता है और उसके अलावा आप 1000 रुपये और दे रहे थे तो आपका 2250 रुपये कटता था, तो आप उसको बंद भी करा सकते हैं बीच में। यानी स्पष्ट अंतर दर्शाएगी। कम या खत्म कर सकेंगे एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन, यानी जो एक्स्ट्रा पीएफ कंट्रीब्यूशन को आप कम या खत्म कर सकेंगे। बीते कारोबारी दिन बुधवार को भारत का राजपत्र यानी गजट नोटिफिकेशन निकला था और ईपीएफ 2026 स्कीम के प्रावधानों के अनुसार एक कर्मचारी वैधानिक वेतन सीमा में अधिक वेतन पर स्वैच्छिक आधार पर एक्स्ट्रा पीएफ कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन चुन सकता है। देखिए ये बहुत बड़ी बात सरकार ने कर दी है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या जब आती है घर तक खर्चा तो जब तक आप नौकरी करते हैं तब तक चलता रहता है, लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं ना और कम पैसा मिलता है तब बड़ी समस्याएं आती हैं। बच्चों की शादी करनी है, घर बनाना है, बहुत से काम होते हैं, और उस समय के लिए आप अगर अधिक बचत कर लेंगे 1000 रुपये भी एक्स्ट्रा आप कर पाएंगे तो क्या आपका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो 10,000 रुपये 12,000 रुपये एक्स्ट्रा आपका जमा हो जाएगा 1 साल का, और 35 साल का आप लगा लीजिए। तो उसके हिसाब से आपको जब रिटायर आप होंगे तब आपको ये पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा, उस समय आपके बहुत काम आएगा। आप बैंक में भी डाल देंगे तो जितनी पेंशन ईपीएफओ से मिलती है उससे कहीं ज़्यादा आपको इंटरेस्ट उसका मिल जाएगा और पैसा आपका ज्यों का त्यों बरकरार रहेगा। तो दोस्तों ये सरकार ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, और ये जो गजट नोटिफिकेशन निकला है इसमें कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छा सरकार ने सोचा है। वहीं एम्प्लॉयर, देखिए एम्प्लॉयर के क्या है, एम्प्लॉयर चाहे तो स्वैच्छिक अंशदान के बराबर राशि दे सकता है, यानी वो 12% देता है जो आपका नियोक्ता है, लेकिन अगर वो चाहे तो जो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं 1000 रुपये वो भी एक्स्ट्रा 1000 रुपये दे सकता है, लेकिन ये उसकी मर्जी पर है, अनिवार्य नहीं है। ऐसा करना उसके लिए अनिवार्य बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वेच्छा से ही कर सकता है या आप पर दया भाव दिखा करके वो कर सकता है। और नियोक्ता किसी भी समय एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन को कम या बंद कर सकते हैं, जिस प्रकार जैसे आप कर सकते हैं ऐसे ही वो भी कर सकते हैं। पीएफ निकासी कैटेगरी में कटौती की गई है। पीएफ में जमा पैसों की निकासी के लिए पहले से तय 13 कैटेगरी को अब सिर्फ 3 कैटेगरी तक सीमित कर दिया गया है। नई ईपीएफ योजना में केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी द्वारा अक्टूबर में अनुमोदित निकासी सुधारों को भी लागू कर दिया गया है। इस बदलावों को यानी इन बदलावों का उद्देश्य निकासी प्रक्रिया को और सरल बनाना है और सालाना निकासी की संख्या को बढ़ाना है। एसेंशियल नीड्स जैसे शिक्षा है, विवाह है, हाउसिंग है, हाउसिंग नीड्स में मकान खरीदना है, निर्माण करना है, आवास संबंधित अन्य खर्चे हैं। स्पेशल सर्कमटेंस पहले की तमाम कैटेगरी में शामिल अन्य आपात स्थितियों में ईपीएफ सदस्यों को कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए अंशदान समेत अपनी पात्र राशि का 100% तक निकालने की अनुमति देती है।
हालांकि उन्हें खातों में कुल योगदान का कम से कम 25% हिस्सा सुरक्षित रखना होगा। देखिए, ये सरकार ने बहुत बढ़िया किया है कि आपने जितना भी पैसा अभी तक जमा किया है, आप सरकार ने छूट दे दी, लेकिन कुल रकम का 75% आप निकाल पाएंगे, 25% आपको सुरक्षित रखना होगा। विवाह करना है, आपका मकान खरीदना है, कुछ करना है, तो उसके लिए आपको 75% निकालने की अनुमति होगी। यानी अभी तक जितना आपने जमा किया उसका 75%, और बाकी का पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि ईपीएफओ की सदस्यता से संबंधित नियमों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। हर नियोक्ता को ईपीएफओ स्कीम 2026 के लागू होने के 15 दिन के अंदर फॉर्म 5 में कंसोलिडेट रिटर्न डिटेल पेश करनी होगी। यानी ये नियोक्ताओं के लिए है कि जो भी नियोक्ता ईपीएफओ स्कीम 2026 के लागू होने के 15 दिन के अंदर फॉर्म 5 में कंसोलिडेटेड रिटर्न डिटेल पेश करनी होगी, और रिटर्न में सभी कर्मचारियों का डाटा शामिल होना चाहिए। इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूएन नंबर, ग्रॉस वेजेस और ईपीएफ वेजेस शामिल होंगे। दोस्तों, एक हफ्ते बाद ईपीएफओ की वेबसाइट भी अब चालू हो चुकी है। यानी ईपीएफओ की जो वेबसाइट बंद थी वो भी अब चालू हो चुकी है, और अब आप वेबसाइट ओपन कर सकेंगे। तो ये देखिए, गजट जो निकला था 29 जून को, तो उसका मोटा मोटा मैंने उस दिन बता दिया था, लेकिन ये वाले नियम जो थे ये मैंने नहीं बताए थे। तो ये भी कर्मचारियों के हित में ही है। तो आगे मिलते हैं, कोई और खबर आएगी आपके साथ अवश्य साझा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।